गुड मॉर्निंग। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हंसराज प्रिहार। जैसा कि हम इस समय ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत डेवलपमेंट विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या कहें जो एम्ब्रियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फेजेज ऑफ डेवलपमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। यानी जब एक नए ऑर्गेनिज्म का, एक नए जीव का जब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो कौन कौन सी फेजेज या कौन कौन सी अवस्थाएं आती है और जो एम्ब्रियोलॉजी है उसका क्या महत्व है। तो ये दो विषय आज रहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे फेजेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि आपको इस चित्र के द्वारा डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है या फेजेज है वो यहाँ एक चित्र के द्वारा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत या कहें डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत हम एक नए ऑर्गेनिज्म का कैसे विकास होता है, वो कैसे बनता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत अनेक टॉपिक्स आएंगे और हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। ये आपके सामने जो चित्र है ये एम्ब्रियोलॉजी जो बुक्स है उस बुक्स का एक प्रकार से ये सारांश है। आप सबसे पहले जैसे हम देखें या कौन कौन सी इसमें अवस्थाएं आएगी या कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, ये पूरा इसको एक तरह से ये समराइज किया हुआ ये चित्र है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या लैंगिक जनन के द्वारा जब संतान उत्पन्न होती है तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी स्टेजेस आती है, कौन कौन सी अवस्थाएं आती है, जो कि आपको सामने यहाँ चित्र के द्वारा दिखाई दे रही है। इसको मैं अगर इसको समझाने का प्रयास करूँ आपको, तो हम जानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों ही एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के गोनेड्स होते हैं, जनन होते हैं, जिनमें युग्मक या जर्म सेल्स का जिनमें निर्माण होता है। हम जानते हैं कि मेल के गोनेड्स को हम टेस्टिस कहेंगे और फीमेल में ओवरीज होती है। यानी मेल में जो जनन कोशिकाएं या युग्मक बनते हैं वो टेस्टिस में बनेंगे। इसी तरह फीमेल में जो फीमेल गेमिट बनता है वो ओवरीज में बनेगा। और मेल में हम जानते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है। उसी प्रकार फीमेल में, फीमेल की ओवरी में ओम या अंडे का निर्माण होता है। इस तरह से अलग अलग एनिमल्स यानी नर और मादा, इन दोनों अलग अलग एनिमल्स के गोनेड्स यानी टेस्टिस और ओवरीज में जो गेमिट या युग्मक बनते हैं, यानी मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जो बनते हैं, अर्थात स्पर्म और ओम जो बनते हैं, यानी जो गेमिट बन रहे हैं, गेमिट का बनना गेमिटोजेनेसिस कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। मेल के टेस्टिस में गेमिट बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, या इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि टेस्टिस में शुक्राणु बनने की क्रिया को, स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। इसी प्रकार फीमेल की ओवेरी में ओवम बनने की क्रिया को oogenesis कहा जाता है। इन दोनों को हम एक साथ गेमेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं, यानी युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। और मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। फीमेल के अंदर ओवम का निर्माण होता है तो oogenesis कहलाता है। इस प्रकार मेल फीमेल दोनों एनिमल्स के जननांगों में नर तथा मादा अलग अलग प्रकार के युग्मक या गेमिट बनते हैं, और गेमिट बनने को हम गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। इस तरह से मेल के टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। इसी प्रकार फीमेल की ओवरी में oogenesis के द्वारा ओवम का निर्माण होता है। और ये स्पर्म और ओवम यानी मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जो कि हैप्लॉइड होता है, यानी इनमें क्रोमोसोम की संख्या पैतृक से या पेरेंट से आधी होती है, यानी n क्रोमोसोम होते हैं स्पर्म में, n ही क्रोमोसोम होते हैं ओवम में, यानी इनमें आधे क्रोमोसोम होते हैं, आधे गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार ये हैप्लॉइड सेल है, यानी जो स्पर्म गेमिट है वो हैप्लॉइड है। इसी प्रकार जो ओवम है वो भी क्या है, हैप्लॉइड है। इस प्रकार मेल और फीमेल में गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा
जो मेल गेमिट है हैप्लॉइड मेल गेमिट बनता है, इसी प्रकार फीमेल में हैप्लॉइड फीमेल गेमिट ओवम बनता है। यानी स्पर्म और ओवम का गेमेटोजेनेसिस के द्वारा निर्माण होता है। और इसको हम विस्तार से आगे जब टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें आएगा। यहाँ सिर्फ सारांश के या कौन कौन सी स्टेजेस आती है वो आपको यहाँ मैं समझा रहा हूँ। और जब दोनों अलग अलग एनिमल्स में गेमेट बन जाते हैं, स्पर्म और ओवम जब बन जाते हैं, इसके बाद में अलग अलग विधियों के द्वारा जब दोनों गेमेट आपस में मिलते हैं, यानी स्पर्म और ओवम दोनों गेमेट जब आपस में मिलते हैं, दोनों का जब फ्यूजन होता है, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहेंगे। इसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों युग्मकों को आपस में संयोजन होता है, दोनों आपस में संयोजित होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी एन क्रोमोजोम और एन क्रोमोजोम दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो बनने वाली जो कोशिका होती है वो जाइगोट कहलाती है, और जिसमें क्रोमोजोम 2n हो जाते हैं। इस तरह से दोनों हैप्लॉइड सेल या कहें दोनों हैप्लॉइड गेमिट इसमें क्रोमोजोम आते हैं और इन दोनों के फ्यूजन से 2n सेल या जाइगोट का निर्माण होता है। इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले यानी नए जीव का जो निर्माण या डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे पहले जो स्टेज आती है, फेज आती है, वो गोनेड्स के अंदर गोनेड्स के अंदर गेमेटोजेनेसिस आती है। यानी गेमेटोजेनेसिस यानी गेमेट बनते हैं, पहले गेमेट बनेंगे, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है जिससे कि जाइगोट का निर्माण। इस प्रकार से डिप्लॉइड सेल जिसमें 2n क्रोमोजोम है तो जाइगोट बन जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो इसके बाद में इस जाइगोट में क्लीवेज प्रारंभ होता है, या जाइगोट में होने वाला जो विभाजन है जिसे हम क्लीवेज या विदलन कहेंगे। यानी इस जाइगोट में अब माइटोसिस प्रारंभ होता है, विभाजन प्रारंभ होता है, जिससे कि प्रारंभ में जब जाइगोट ये एक कोशिका है, इसमें पहला क्लीवेज होगा तो यह 2 सेल यानी 2 कोशिकीय एम्ब्रियो बनेगा पहले क्लीवेज में। इसके बाद में फिर इसमें अगला क्लीवेज होगा दूसरा, तो ये 4 कोशिकीय अवस्था आएगी। फिर इसमें तीसरा क्लीवेज होगा, इसमें 8 कोशिकीय अवस्था आएगी। यानी जो जाइगोट यानी जो एक सेल बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद में 2n सेल होती है, उस सेल में जब पहला क्लीवेज होता है तो 2 कोशिका बन जाती है, दूसरा क्लीवेज होता है तो पहले क्लीवेज में 2 कोशिका और दूसरे क्लीवेज में 4 कोशिकाएं, जब तीसरा क्लीवेज होता है तो 8 कोशिकाएं। यानी जाइगोट में जब डिवीजन होता है, जब विभाजन होता है तो कोशिकाएं पहले 2 फिर 4 फिर 8 16 32 64 इस तरह से कोशिकाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वो एम्ब्रियो का रूप लेता है। लेकिन इसमें क्या है कि जब क्लीवेज होता है प्रारंभ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब 4 या 8 कोशिकीय 16 कोशिकीय अवस्था जो होती है, यदि वह सॉलिड अवस्था है, यदि वह ठोस अवस्था है, तो उसे हम मोरुला कहेंगे। वो मोरुला संरचना जो है वो मोरुला कहलाती है, और उसके बनने की क्रिया को मोरुलेशन कहेंगे। यदि वो सॉलिड है, और यदि मोरुला के बाद में अगली जो अवस्था आती है उसमें वो ब्लास्टुला कहलाती है। मोरुला से ब्लास्टुला बनने की क्रिया को ब्लास्टुलेशन कहेंगे। यानी जब जाइगोट में क्लीवेज चल रहा है, शुरुआत में 2 4 8 16 32 ऐसी कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, यदि वो सॉलिड अवस्था है, पूरा पूरा ठोस है, तो वो मोरुला कहलाएगा। उसके बाद में यदि उसके अंदर भीतर उसमें एक कैविटी या गुहा बन जाती है, तो गेंद के समान खोखली संरचना हो जाती है, उसे हम ब्लास्टुला कहेंगे। यानी मोरुला के बाद की अवस्था है वो ब्लास्टुला कहलाती है, और ब्लास्टुला बनना जो है, बनने की क्रिया को ब्लास्टुलेशन कहेंगे। और कुछ समय बाद में ब्लास्टुला से अगली जो अवस्था आएगी, यानी ब्लास्टुला जो है वो एक सिंगल लेड संरचना होती है, उसमें चारों तरफ एक इस तरह होता है, ब्लास्टोडर्म कहलाता है। और इससे ब्लास्टुला के बाद में अगली अवस्था गेस्टुला कहलाती है। जब ब्लास्टुला में जब आगे क्लीवेज चलता रहता है और इसमें अगर 3 स्तर बन जाते हैं, यदि ये त्रिस्तरीय जनस्तरीय हो जाता है, यानी बाहर एक्टोडर्म फिर मेसोडर्म एंडोडर्म, इस तरह से इसमें 3 स्तर बन जाते हैं, तो वह अवस्था गेस्टुला कहलाती है। और गेस्टुला बनने की अवस्था को गेस्टुलेशन कहेंगे। और गेस्टुला के बाद में ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं उनमें न्यूरुला अवस्था आती है, न्यूरुला अवस्था, और विविपेरस में बाद में फीटस या एम्ब्रियो का रूप ले लेता है, भ्रूण का रूप ले लेता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जब गेमिट बनते हैं और गेमिट के बाद में उनका फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में जब क्लीवेज होता है तो 2 कोशिकीय अवस्था, 4 कोशिकीय अवस्था, 8 कोशिकीय अवस्था बनती है, और उसके बाद में सॉलिड अवस्था मोरुला कहलाती है। मोरुला के बाद में यदि उसमें कैविटी गुहा बन जाती है तो ब्लास्टुला कहलाता है, जो एक स्तरीय होता है।
ब्लास्टुला के बाद में यदि उसमें 3 उसमें लेयर बन जाती है, 3 उसमें स्तर बन जाते हैं, तो बाद में अवस्था गेस्टुला कहलाती है। गेस्टुला के बाद में न्यूरुलावस्था आती है। इस तरह से जो डेवलपमेंट के स्टेजेस है वो इस तरह से चलती है, जाइगोट, फिर मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला और न्यूरुला। और विविपेरस में इसके बाद में तो फीटस का या भ्रूण का रूप ले लेता है। उसके बाद में जब शरीर के अंदर यदि डेवलपमेंट हो रहा है तो वो शरीर के अंदर जो डेवलपमेंट या परिवर्तन कंप्लीट होने के बाद में उसका जब जो न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसका बाद में जन्म हो जाता है। और इस तरह से डेवलपमेंट या कहें एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत जो पूरी जो प्रोसेस होती है इसके अंतर्गत इतनी इतनी अलग अलग जो है ये अवस्थाएं आती है जो मैंने आपको बताई है। ये अलग अलग मेल फीमेल में अलग अलग गोनेट्स के अंतर्गत यानी टेस्टिस और ओवेरीज के अंदर गैमेटोजेनेसिस के द्वारा गैमेट बनेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनेगा और क्लीवेज के बाद में मोरुला है, ब्लास्टुला है, गेस्टुला है, न्यूरुला है, ये अवस्थाएं आएंगी तो लास्ट में नए ऑर्गेनिज्म का एक जन्म होता है। इस तरह से जो डेवलपमेंट की जो फेजेज हैं और या कहीं कौन कौन से स्टेजेस हैं वो इस चित्र के द्वारा हमने समझी है। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो एम्ब्रियोलॉजी है इसकी क्या इसकी उपयोगिता है और इसके क्या लाभ हैं। तो कुछ साइंस की कुछ ब्रांचेज हैं, जूलॉजी की कुछ शाखाएं हैं, उससे ये अटैच है। या हम यूँ कह सकते हैं कि इन जूलॉजी की शाखाओं में ब्रांचेज के अंतर्गत एम्ब्रियोलॉजी का काफ़ी इसका काफ़ी योगदान है, काफ़ी महत्व इसका महत्व है। जैसे कि एक है रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी, डायग्नोसिस ऑफ congenital defects, aging and embryology, cancer and embryology, बायोटेक्नोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। मैं एक एक के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। जैसा कि रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी, जैसा कि हम जानते हैं यानी एम्ब्रियोलॉजी का ये जो उपयोग है या इसका महत्व है वो रिप्रोडक्शन बायोलॉजी में भी है। या यूं कहें कि जो एम्ब्रियोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, वो क्या है कि रिप्रोडक्शन बायोलॉजी से एकदम कनेक्ट है, इससे जुड़ी हुई है, इसी से ये संबंधित है। और रिप्रोडक्शन बायोलॉजी के अंतर्गत अनेक प्रकार की जो रिप्रोडक्शन संबंधी जो समस्याएं हैं ना उनका निराकरण किया जाता है। इस तरह से ये दोनों जो ब्रांच है वो आपस में कनेक्ट है, आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे के से संबंधित है। और जो जिन पेरेंट्स के संतान उत्पन्न करने में जिनके प्रॉब्लम्स आती है उनके लिए जो रिप्रोडक्शन बायोलॉजी है और एम्ब्रियोलॉजी है, इन दोनों के सहयोग से ही, दोनों की स्टडी से ही जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है या कहें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, आईवीएफ जो टेक्निक है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और इससे टेक्निक का जो ज्ञान है या इस टेक्निक का जो डेवलपमेंट है वो रिप्रोडक्शन बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी इनकी स्टडी होने के उपरांत ही ये टेक्निक है वो विकसित हुई, डेवलप हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन विट्रो जो आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी है यानी इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है, इसमें जो संतानहीन जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या है कि संतान जो पैदा नहीं कर सकते उनके लिए टेक्निक या तकनीक का इस्तेमाल करके उनके लिए संतान है वो उनकी पैदा की जाती है। तो ये जो रिप्रोडक्शन बायोलॉजी है और जो एम्ब्रियोलॉजी है आपस में कनेक्ट होने के कारण, इनकी आप स्टडी होने के कारण और ये संभव हो पाया। इसी प्रकार जो एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो मेथड है, जो विधि है, इसके अंतर्गत भी एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी जब कंप्लीट हुई है और जो रिप्रोडक्शन बायोलॉजी पढ़ी गई है उसके उपरांत ही ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक है ये डेवलप हो पाई है। या हम यूँ कहें कि जो रिप्रोडक्शन बायोलॉजी है और जो एम्ब्रियोलॉजी है, इन दोनों के सहयोग से ही या कहें इनका बेनिफिट ये है कि जो संतानहीन जो पेरेंट्स होते हैं जो कि संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए टेक्निक का इस्तेमाल करके उनको संतान सुखने दिया जाता है, जिसमें कि एम्ब्रियो ट्रांसफर हो सकता है या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या कहें कि लेबोरेटरी के अंदर गैमेट का आपस में फ्यूजन करवाकर उन्हें संतान सुख है वो दिया जाता है। दूसरा जो टॉपिक है वो डायग्नोसिस ऑफ कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स या कहें बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं, यानी अनेक बार क्या है कि जो संतान होती है वो सामान्य नहीं होती है, असामान्य संतान है वो उत्पन्न होती है। जैसा कि चित्र में यहाँ दिखाया गया है कि स्मॉल ईयर्स का जो डिफेक्ट है
इस तरह की अनेक प्रकार की जो कमियां हैं या कहें अनियमितताएं हैं, वो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें पाई जाती है। तो एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी के द्वारा, यानी जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसकी स्टडी के द्वारा ये जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उनको उनका डायग्नोसिस किया जाता है, उनका पता लगाया जाता है। एमनियोसेंटेसिस मेथड के द्वारा पहले ही पता लगा लिया जाता है और उनका जो ट्रीटमेंट है, किस तरह से उनका उपचार किया जाना है, अनेक प्रकार की टेक्निक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह टेक्निक है, ऐसी विधियों का उपयोग करके जो बाई बर्थ जो डिफेक्ट होते हैं उनका पता लगाया जाता है, उनका डायग्नोसिस उनका किया जाता है, उसके बाद में ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इस तरह से ये जो टेक्निक है, अनेक प्रकार के जो जैसे कि मैंने बताया अल्ट्रासाउंड है या जो एमआरआई है, इन टेक्निक्स का उपयोग करके जो जन्म से जो डिफेक्ट्स होते हैं संतान में उनका पता लगाकर उनका डायग्नोसिस किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इस तरह से एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी के उपरांत ये चीजें हैं वो संभव हुई है। इसी प्रकार एम्ब्रियोलॉजी जो है जिसके अंतर्गत हम एक पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, यानी कैसे गेमेट बनते हैं, कैसे उनका आपस में फ्यूजन है या क्लीवेज है, या कहें जो मोरुला है, ब्लास्टुला है, गेस्टुला है, उसके बाद जो न्यूरुलावस्था आती है, न्यूबॉर्न बेबी है, या जब उसका जन्म हो जाता है उसके बाद में वो एडल्ट स्टेज में पहुंचता है और बाद में उसमें एजिंग या वृद्धावस्था आती है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी के द्वारा हम किस तरह से जो एजिंग जो आती है या कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके लिए उत्तरदायी होते हैं उसको समझने में भी काफी ये एम्ब्रियोलॉजी है वो सहायक है। इसी प्रकार कैंसर और एम्ब्रियोलॉजी, हम जानते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत भी जब क्लीवेज प्रारंभ होता है तो क्लीवेज के दौरान भी सेल में डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, यानी सेल डिवीजन चलता रहता है और जो जाइगोट होता है वो कुछ बाद में एम्ब्रियो का रूप ले लेता है और बाद में उसी से एक न्यूबॉर्न बेबी है वो उसमें कन्वर्ट होकर उसका जन्म होता है। लेकिन जो कैंसर है, कैंसर में भी सेल डिवीजन होता है लेकिन वो अनकंट्रोल होता है, अनियंत्रित रूप से सेल है वो डिवाइड होना प्रारंभ हो जाती है। इस तरह से एम्ब्रियोलॉजी में भी सेल डिवीजन होता है लेकिन वो कंट्रोल होता है और कैंसर में भी सेल डिवीजन होता है लेकिन वो अनकंट्रोल होता है। इस तरह से हम एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी के द्वारा जो कैंसर है जो कि एक प्रकार का डिजीज है इसके इसके रिसर्च में ना इसके लिए ज्ञान की वृद्धि करने में भी ये एम्ब्रियोलॉजी है वो सहायक है। इसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, हम जानते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी के द्वारा अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका निदान हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम कर सकते हैं। बायोटेक में अनेक प्रकार की विधियां हैं, अनेक ऐसी टेक्निक है जो कि एम्ब्रियोलॉजी से आपस में वो कनेक्ट है, वो जुड़ी हुई है। इस तरह से हम दोनों ब्रांचेस को हम पढ़कर, उनको हम समझकर, उन पर हम रिसर्च कर और आने वाली डेवलप एनिमल ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। इस प्रकार जो एम्ब्रियोलॉजी है वो जूलॉजी के अनेक जो ब्रांचेस हैं उनसे आपस में वो कनेक्ट है, चाहे साइटोलॉजी हो, चाहे एनाटॉमी हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, फिजियोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, और इन सब से ये आपस में ये कनेक्ट है। और इस तरह से एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी के द्वारा हम जूलॉजी की जो अनेक जो ब्रांचेस हैं उनको भी हम पढ़ते हैं, उनको भी हम समझते हैं। और जब एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ना है तो हमें फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, साइटोलॉजी, हमें ये भी पढ़नी पड़ेगी। और यदि हम इन ब्रांचेस को पढ़ते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और एक नए ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में ये सभी ब्रांचेज हैं वो आपस में ये इंटरकनेक्ट हैं, इनको हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, तभी हम एम्ब्रियोलॉजी को कम्प्लीटली हम समझ पाएंगे। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास के द्वारा हमने देखा कि डेवलपमेंट में कौन कौन सी फेजेज हैं वो आती हैं, किस तरह से ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में अलग अलग समय पर अलग अलग अवस्थाएं आती है, और एम्ब्रियोलॉजी का जो यूज है वो किन किन जो फील्ड में एम्ब्रियोलॉजी का या डेवलपमेंटल बायोलॉजी का उपयोग होता है, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। थैंक यू।